क्या वफादारी की कीमत सिर्फ प्रवक्ता की जिम्मेदारी है? क्या टीवी डिबेट्स में बीजेपी पीएम मोदी के छक्के छुड़ाने वाले पवन खेड़ा की तपस्या एक बार फिर अधूरी रह गई? वही चेहरा, वही धारदार आवाज, वही तीखे तर्क, लेकिन नतीजा फिर वही, ढाक के तीन पात। कांग्रेस के संकटमोचक पवन खेड़ा की तपस्या एक बार फिर अधूरी रह गई। चर्चा थी कि तमिलनाडु से राज्यसभा जाने का रास्ता साफ होगा, लेकिन ऐन वक्त पर किस्मत ने मुंह मोड़ लिया। चर्चा है कि इस बार डीएमके के वीटो और तमिलनाडु से ही किसी को भेजने की स्टालिन की शर्त के कारण कांग्रेस पवन खेड़ा के लिए लड़ नहीं पाई। चर्चित चेहरा में उदयपुर के उस लड़के की कहानी जिसने राजीव गांधी की मौत का शोक मनाने राजनीति छोड़ी। सेकंड इनिंग में शीला दीक्षित का राजनीतिक साम्राज्य संभाला, राहुल गांधी के लिए जेल जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन बस नहीं पहुंच पाया तो संसद की दहलीज तक। अब फिर कुछ ऐसा हुआ है कि पवन खेड़ा बन गए हैं देश के चर्चित चेहरा और वायरल है उनकी अधूरी तपस्या। पवन खेड़ा राज्यसभा जाने की तमन्ना रखते थे, जिसका बार बार गला घुट जाता है, लेकिन क्या वो तमन्ना अब तमन्ना ना रही? उनके लिए दो लाइनें याद आती हैं, काम आ सकी ना अपनी वफाएं तो क्या करें, उस बेवफा को भूल ना जाएं तो क्या करें। सवाल यह है कि पवन खेड़ा का राज्यसभा जाने का अंतहीन इंतजार गलत है या उनके साथ बार बार गलत हो जाता है। 2022 में बड़ी तेज चर्चा थी कि राहुल की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और पार्टी की लाइन को मजबूती से रखने के इनाम के तौर पर पवन खेड़ा को राज्यसभा सीट मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बड़ी तेज टीस निकली पवन खेड़ा के दिल से। सोशल मीडिया पर उन्होंने इमोशनल होकर एक ऐतिहासिक सेंटेंस में लिखा, शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। दर्द सिर्फ उनका नहीं था, उनके उन समर्थकों के लिए भी झटका था जो मान रहे थे कि पवन खेड़ा राज्यसभा के लिए डिजर्विंग है। संसद में बीजेपी और मोदी के खिलाफ दहाड़ने का मौका मिलना चाहिए। अधूरी तपस्या लिखने पर माना गया कि पवन खेड़ा नाराज होकर पार्टी से चले जाएंगे। फिर पर्दे के पीछे पता नहीं क्या हुआ, पवन खेड़ा मान गए। उन्होंने ये कहते हुए माफी मांग ली कि राहुल की तपस्या के आगे मेरी तपस्या कुछ नहीं। तब से अपने लिए साइलेंट हो गए पवन खेड़ा, कुछ नहीं मांगते, खुद को राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए समर्पित किया हुआ है। वही एक सिंगल लाइन पवन खेड़ा और राज्यसभा चुनावों से आज तक चिपका हुआ है। जब जब राज्यसभा चुनाव होते हैं, पवन खेड़ा की उम्मीदवारी टॉक ऑफ द टाउन होती है। इस बार फिर तमिलनाडु से टिकट मिलने की तेज अटकलें लगी थी, लेकिन पवन खेड़ा का नाम नहीं निकला। अब पवन खेड़ा ने कुछ नहीं लिखा, ना कुछ बोला। उनका पुराना लिखा बोला हुआ ट्वीट रीसर्फेस हुआ कि पवन खेड़ा की तपस्या पूरी नहीं हुई। पवन खेड़ा के समर्थकों को सहानुभूति है, नापसंद करने वाले चिढ़ा रहे हैं अधूरी तपस्या को लेकर। बार बार नाम चर्चा में आने के बावजूद हाईकमान की राजनीति ने उन्हें बार बार संसद की दहलीज से दूर रखा हुआ है। पवन खेड़ा की प्रोफाइल बताती है कि वो कांग्रेस के लिए सिर्फ एक चेहरा नहीं, बल्कि ढाल और तलवार दोनों है। लेकिन विडंबना देखिए, जो शख्स दुनिया भर में राहुल गांधी का बचाव करता है, आज उसे संसद भेजने के लिए पार्टी के पास अपनी सुरक्षित सीट तक नहीं। पवन खेड़ा के राज्यसभा टिकट की चर्चाओं के बीच उनकी निजी जिंदगी और राजनीति में आगे की कहानी किसी फिल्मी पटकथा जैसी है। कई अनसुनी कहानियां हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। पवन खेड़ा का जन्म 1968 में राजस्थान के उदयपुर में हुआ। उनका परिवार एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार था, जिसका राजनीति से कोई बड़ा लेना देना नहीं था। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते समय देश, समाज, राजनीति को लेकर क्रांतिकारी वो होने लगे। अच्छे पढ़ने लिखने वाले थे जो बहस की बाजीगर थे। 1989 में यूथ कांग्रेस ज्वाइन करके पवन खेड़ा ने अपनी राजनीति की शुरुआत की। वो दौर कांग्रेस में राजीव गांधी का था। पवन खेड़ा ने 1989 में बड़ी उम्मीदों के साथ कांग्रेस ज्वाइन की थी। राजीव गांधी के करिश्माई व्यक्तित्व और नेतृत्व से बेहद प्रभावित थे, लेकिन 1991 में जब राजीव गांधी की हत्या हुई तो 23 साल के पवन खेड़ा बुरी तरह टूट गए। उन्होंने राजनीति को क्रूर मानकर इसे हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया और कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी करने लगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1998 में जब शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी तो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो चतुर हो और मीडिया प्रशासन समझता हो। यहीं से खेड़ा की सेकंड इनिंग शुरू हुई।
दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार बनने पर पवन खेड़ा ने मजबूत जगह बनाई। 15 साल तक शीला दीक्षित के पॉलिटिकल सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने दिल्ली की सत्ता को करीब से देखा और संभाला। पर्दे के पीछे रहकर सरकार और संगठन के बीच की कड़ी थे जिन्हें मीडिया मैनेजमेंट का उस्ताद बना दिया। 2013 में सत्ता से शीला दीक्षित और कांग्रेस की विदाई हो गई, लेकिन पवन खेड़ा का कद बढ़ने लगा। कांग्रेस में औपचारिक रूप से शामिल हुए और सीधे 2015 से टीवी डिबेट्स में कांग्रेस का वो चेहरा बन गए जो सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधता था। नरेंद्र गौतम दास मोदी वाला बयान हो या फिर एयरपोर्ट पर उनकी गिरफ्तारी का हाई वोल्टेज ड्रामा, पवन खेड़ा ने हर बार खुद को कांग्रेस का सबसे मुखर सिपाही साबित किया। 2022 में उन्हें बड़ा इनाम मिला जब वो कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी चेयरमैन होने के नाते राहुल की ओर से मोदी, बीजेपी, अदानी जैसे मुद्दों पर शार्प शूटर बन गए। अरसे से पवन खेड़ा बीजेपी को चुभ रहे थे, लेकिन कोई मौका नहीं बन रहा था उन्हें डरा कर चुप कराने का। करीब 8 साल तक मोदी के खिलाफ दहाड़ते पवन खेड़ा ने 2023 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम को नरेंद्र गौतम दास मोदी कहकर संबोधित कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब अदानी पर बोल रहे थे तब उन्होंने जानबूझकर या अनजाने में पीएम का नाम गलत लिया। टोका टोकी हुई तो कहा नाम में क्या रखा है, काम तो गौतम भाई का ही हो रहा है। उसी एक लाइन ने उन्हें जेल तक पहुंचा दिया, लेकिन उसी से हिट भी हुई। गौतम अदानी और मोदी की मिली भगत साबित करने के इरादे से लिया गया नाम बीजेपी को भयंकर चुभा। पीएम मोदी के खिलाफ नरेंद्र गौतम दास वाली टिप्पणी ने उन्हें विवादों के इतने बड़े भंवर में फंसा दिया कि यूपी से असम तक ताबड़तोड़ एफआईआर हुई। दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे पर बड़ा ड्रामा हुआ। रायपुर महाधिवेशन जा रहे खेड़ा को जहाज से उतार लिया गया। असम पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाकर उन्हें चंद घंटों में सुपर हीरो बना दिया। केस चलता रहा, आखिरकार माफी मांग ली पवन खेड़ा ने। पवन खेड़ा आज भी कांग्रेस मुख्यालय यानी एआईसीसी में बैठकर पार्टी की नीतियों का बचाव कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रति पवन खेड़ा अब कितने डेडिकेटेड हैं, इसका सर्टिफिकेट मणिशंकर अय्यर ने उनको कठपुतली और तोता बताते हुए दिया। अय्यर ने बोला तो अपमानजनक, लेकिन ये भी साबित कर दिया कि पवन खेड़ा जो बोलते हैं, जो पार्टी की लाइन होती है और जो बोलते हैं वही पार्टी की लाइन बनती है। ना एक इंच इधर ना एक इंच उधर। अब उनकी तपस्या का मकसद कुछ और है। अब मेरे को राज्यसभा के लिए नहीं करनी अब। हाँ, अब मेरा एक सपना है। बताइए। नरेंद्र मोदी को विपक्ष में बैठना चाहिए। सीरियसली, आई मीन उस बिना उनको हराए मुझे नहीं लगता कि तपस्या सफल होगी। वो रिटायर हो जाए उसका क्या फायदा। He has to be sitting in the opposition, facing all the insults that we faced in the last 10 years, that our leaders have faced in the last 10 years. That's a very obsessive dream that I have. It seems like it's not a dream that any others, the senior level in your party share, because we don't see that. Maybe they are large-hearted enough. I am not. Okay. So you are interested in taking down Modi, not Amit Shah or Yogi or any of these people, but only Modi. Modi is the prime minister. ये लोग तो सब अभी बेचारे लड़ रहे हैं आपस में, उनको छोड़िए। वो तो आपस में एक दूसरे को कर देंगे जो करना होगा। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अपने इस शार्प शूटर को कभी वो सम्मान देगी जिसके वो हकदार हैं, या फिर राजनीति की शतरंज में पवन खेड़ा हमेशा मोहरा ही बने रहेंगे। 2022 के हंगामे के बाद पवन खेड़ा ने टिकट की लड़ाई को वफादारी की लड़ाई में बदल दिया। कांग्रेस में राहुल गांधी के बाद सबसे बुलंद आवाज अगर किसी की है तो वो पवन खेड़ा की है। पवन खेड़ा ने राहुल गांधी के लिए न सिर्फ सियासी गोलियां झेली, बल्कि सलाखों के पीछे जाने का जोखिम भी उठाया। क्या राहुल गांधी के सबसे करीबी सिपाही को अब भी इंतजार का इनाम मिलेगा, या फिर चुनावी समीकरण के फेर में उनकी तपस्या की अग्नि परीक्षा जारी रहेगी? चर्चित चेहरा के इस एपिसोड पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।